हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी का, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, क्लास 10। तो हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इससे पहले हमने प्राइमरी सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया था, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो आज हम अपना ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नेशनल इनकम के लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो सारी चीज़ें होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो नॉर्मली किस पे डिपेंड करता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि जितना ज़्यादा ट्रेड होगा, जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारे डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो, और उसके बाद उनका मैन्युफैक्चर कैसे कि रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। तो क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, कंज्यूमर और इंडस्ट्री। कंज्यूमर जहाँ से डिमांड करते हैं, उनकी डिमांड लोकेशन जहाँ से उन चीज़ की कंज्यूमर्स अपनी डिमांड रखते हैं कि उन्हें किस चीज़ की नीड है। उसके बाद इंडस्ट्री क्या करती है, उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करती है, जिसको हम सप्लाई लोकेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे देखने के लिए कि जो कंज्यूमर और इंडस्ट्री है, जिसको हम डिमांड लोकेशन और सप्लाई लोकेशन बोलते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होगा। मतलब जो गुड और सर्विसेज है वो कंज्यूमर्स तक कैसे पहुँचाई जाएंगी, वो होता है ट्रेडर्स। और ट्रेडर्स किसकी हेल्प से करते हैं ये सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ क्या हो जाएगी, ट्रेडर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन। बिना उसके कोई भी गुड एंड सर्विस कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच पाएगी, डिमांड लोकेशन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एज वेल एज देयर मूवमेंट ऑफ द ओवर द स्पेस। एक जगह से दूसरी जगह तक उस चीज़ को पहुँचाने के लिए जो चीज़ हेल्प करती है वो होती है ट्रांसपोर्टेशन। That means efficient means of transport are prerequisite for fast development. अगर fast development करना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट क्या होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और ट्रांसपोर्ट भी कैसे, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट। ऐसे नहीं कि डिमांड करी किसी ने और वो चीज़ उन तक ट्रांसपोर्ट होके काफ़ी दिन बाद जा रही है, दैट कैन ऑल्सो बी नॉट यूज़फुल। तो इसलिए क्या होगा, जो मूवमेंट है वो फास्ट होनी चाहिए ताकि जो कंज्यूमर है वो फुली सेटिस्फाई हो सके। इसके बाद जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, काफ़ी तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है चीज़ों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक। तो वो क्या क्या होता है, सबसे पहले तो लैंड, फिर वाटर और एयर। तीन चीज़ें होती हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में इम्पॉर्टेंट, लैंड, वाटर एंड एयर। अब सबसे पहले देखते हैं कि लैंड कैसे है। लैंड के थ्रू हम चीज़ों को कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। रोडवेज़ हो गया, रेलवेज़ हो गया, पाइपलाइंस हो गया, ये लैंड के थ्रू हम क्या करते हैं जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। इसके बाद वाटर के थ्रू कैसे कर दिया, ओवरसीज और इनलैंड के थ्रू जो शिपिंग होती है, जो शिप्स के थ्रू गुड्स और सर्विसेज को भेजा जाता है, वो चीज़ें। ठीक है, और एयर से कैसे हो जाएगा, डोमेस्टिक एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिकली क्या, डोमेस्टिक से यहाँ पे क्या मतलब होता है, जब इंडिया, विद इन इंडिया की बात हो रही होती है, इंडिया के अंदर ही जो चीज़ें हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट अंडरटेकिंग्स दोनों के अंडर आती हैं। पब्लिकली मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा, और प्राइवेट जहाँ पे कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप अपनी तरफ से चीज़ों को, या अपनी उनकी कोई एयरलाइंस है वो। और दूसरा इंटरनेशनल एयरवेज, जहाँ पे फॉरेन से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वो किसके थ्रू होती है, वो उसको हम इंटरनेशनल एयरवेज या फिर शिपिंग के थ्रू भी हम कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा इंटरनेशनल एयरवेज। ठीक है, ये तो हो गया आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट की कैसे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लैंड की बात करेंगे। लैंड में हमारा सबसे पहला पॉइंट आएगा ट्रांसपोर्ट का, जो कि होगा रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। तो सबसे मेन चीज़ें देखते हैं पहले हम।
तो ट्रांसपोर्ट से शुरू करते हैं हम। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रोडवेज़ के। सबसे पहले हम देखते हैं दैट इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 5.6 मिलियन किलोमीटर। इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे आती है रोड नेटवर्क्स में, मतलब जो डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट रोड्स को कनेक्ट करती है, उनका जो नेटवर्क होता है वर्ल्ड में। एंड एग्रीगेटिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, टोटल टू अबाउट 5.6 मिलियन किलोमीटर। किलोमीटर में बताया है कि कितना किलोमीटर नेटवर्किंग रोडवेज के थ्रू होता है। इसके बाद है कि जो इंडिया है, रोडवेज हैज़ प्रीसीडिंग रेलवेज। जो रोडवेज हैं रेलवे से भी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, वो ज़्यादा रोडवेज के थ्रू चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है टू बिल्ड एंड टू मेंटेन। उनको बिल्ड करना, उनको बनाना, कंस्ट्रक्ट करना और उनको मेंटेन करना। उसके बाद जो ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस है रोड ट्रांसपोर्ट की और रेल ट्रांसपोर्ट की, वो किन किन रीजंस की वजह से होती है। अब हम यहाँ पे वो रीजंस पढ़ेंगे कि जो रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट की है उनके रीजंस क्या हैं। सबसे पहले तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है रोड्स की, वो रेलवे लाइन से काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट करना ज़्यादा महंगा होता है बजाय कि रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। एंड सेकंड होगा, रोड्स कैन ट्रावर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अंडरक्यूलेटिंग टोपोग्राफी। जो रोड्स हैं वो एज़ कंपेयर टू रेलवेज काफ़ी ज़्यादा ईजीली अंडिकुलेट कर सकते हैं, हम ईजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि हमें कहाँ से नेटवर्क बना के और कहाँ से रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना है। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड एज सच कैन ट्रावर्स माउंटेन सच एज हिमालयस। जो रोड्स हैं हम उनको अब हमने देखा है ना कि जो हिमालयस वगैरह होते हैं वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा रोड्स को निकाल सकते हैं हम, वहाँ से रेलवेज़ वगैरह को तो नहीं निकाल सकते। तो जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं और हिमालयस होते हैं, हम वहाँ तक भी उनको रोड्स को क्या कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दैट रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से हमारे इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो इकोनॉमिकल होता है, मतलब रेलवे से सस्ता पड़ता है, लोगों को इकोनॉमिकल पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो शॉर्ट डिस्टेंसेस में भेजने पड़ते हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंसेस में अगर भेजने पड़ेंगे तो उसके लिए हम ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर सकते कि ऐसा तो नहीं है इतने का तो इतनी तो जगह नहीं है जितने की हमने पैसा उसमें लगा दिया ट्रांसपोर्ट करने में। तो जो शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं उनके लिए जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो सक्सेसफुल रहती हैं। नेक्स्ट है दैट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज, दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे ऑनलाइन में भी होता है, हम कहीं से ऑर्डर करते हैं चीज़ों को और वो हमें प्रोवाइड कराई जाती हैं डोर टू डोर सर्विसेज, मतलब हमारे घर पे आके वो चीज़ों को हमारे पास देते हैं, हमारे हाथ में, हमें कहीं जाने की उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो क्या होती है, लोड और अनलोड कराने में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी सस्ता पड़ता है, वो हमें घर पे आके सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है रोड ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशंस एंड सी पोर्ट्स। जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए भी काफ़ी ईजी रहता है। क्यों? क्योंकि वो रेलवे स्टेशन जाने के लिए या फिर सी पोर्ट्स जाने के लिए या फिर जो एयरवेज़ के लिए जाने के लिए, जहाँ पे एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ जाने के लिए भी क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें रोड्स की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर रोड्स ही नहीं होंगे तो फिर हम उसके अलावा कैसे कहाँ इन जगहों पे पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट रीजंस थे कि हम रोडवेज़ को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं बजाय कि रेलवेज़ से, ठीक है। इसके बाद कुछ क्लासिफिकेशन है रोड्स का इंडिया में, वो देखते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन है रोड्स का।
दैट इट इज़ अ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है एक हाईवे नेटवर्क है जो काफ़ी ज़्यादा मेजर टाउन्स को और मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करता है आपस में, जैसे चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई। ये तो कुछ मेन टाउन्स सिटीज़ हो गई हैं जिसको ये कनेक्ट करता है, लेकिन अदर सिटीज़ भी हैं जिसको ये कनेक्ट करता है, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत एंड विजयवाड़ा, अजमेर एंड विजास। तो ये कुछ सिटीज़ हैं जिसको ये आपस में कनेक्ट करता है थ्रू रोड नेटवर्क्स। रोड नेटवर्क के थ्रू हम इन सिटीज़ के साथ आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया। इंडिया में ये लॉन्गेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है और वर्ल्ड में 5th लॉन्गेस्ट है एट 5846 किलोमीटर। इंडिया में सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट इसको माना गया है, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है उसको। एंड वर्ल्ड में 5th लॉन्गेस्ट पे आता है ये प्रोजेक्ट। और कितना कवर करता है, कितना किलोमीटर कवर करता है? 5846 किलोमीटर्स। इसके बाद है जनवरी 2012 में ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला प्रोजेक्ट था ये 2012 में कंप्लीट हो गया था। एंड इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव था कि जो सुपर हाईवे हैं उनका जो टाइम और डिस्टेंस है उसको रिड्यूस कर सकें। मतलब जो मेगा सिटीज़ होती हैं इंडिया की, उनका जो डिस्टेंस आता है आपस में उसको रिड्यूस कर सकें। और ये जो हाईवे प्रोजेक्ट्स था इसको इम्प्लीमेंट किसने किया था? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जिसने ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया था और कंप्लीट कराया था, ताकि जो मेगा सिटीज़ हैं इंडिया की उनका जो मतलब सुपर हाईवे जिसको हम बोलते हैं, उनका जो टाइम और डिस्टेंस है वो रिड्यूस कर सके। ठीक है। इसके बाद आपका आता है नेशनल हाईवे के बारे में, जो भी हमने पढ़ा, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी है। तो इसमें क्या है? नेशनल हाईवे लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री। जो नेशनल हाईवे लिंक्स होती हैं ये कंट्री के काफ़ी पार्ट्स को आपस में लिंक करने में हेल्प करता है। एंड दिस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवे एंड ट्रस्टेड टू इट। अब इसमें क्या बताया है, जो कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज एंड ट्रस्टेड टू इट। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1988 में। एंड द नेशनल हाईवेज आर लुक्ड आफ्टर बाय इट। जो नेशनल हाईवेज थे उन्होंने इसकी देखरेख की थी, मतलब कि कंप्लीट हो रहा है काम, नहीं हो रहा है, जो इसकी अथॉरिटी थी। ठीक है। और जो ये इसकी मेंटेनेंस के लिए इसको मैनेज कौन करेगा और इसकी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इसके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर ही आती थी। इसके बाद कुछ जो फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ? नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस। जो मेजर नेशनल हाईवेज थे वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में रन करते थे। द फेमस शेरशाह सूरी मार्ग बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर इज कॉल्ड नेशनल हाईवे 1। अब यहाँ पे जो नेशनल हाईवे 1 की बात की गई है, जिसको हम नेशनल हाईवे 1 बोलते हैं, NH1, जैसे ये नाम होते हैं ना हाईवेज़ के, NH1, NH10, NH11 ऐसे ऐसे करके, तो ये होते हैं नेशनल हाईवेज़। तो यहाँ पे NH1 क्या है? जो शेरशाह सूरी मार्ग है दिल्ली और अमृतसर के बीच में, जिसके जो अमृतसर और दिल्ली को लिंक करता है आपस में, जिसके थ्रू हम डिस्टेंस कवर करते हैं, उसको NH1 वाला हाईवे बोला जाता है। ठीक है। तो ये था नेशनल हाईवे। जो उसके बाद आता है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवेज क्या होते हैं? जो रोड्स लिंक करते हैं स्टेट्स को, स्टेट कैपिटल को विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवे। क्या बोलते हैं? जो रोड्स स्टेट कैपिटल और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को लिंक करते हैं उनको स्टेट हाईवेज बोलते हैं। एंड दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। कौन करता है इसका काम? कौन करवाता है इसका काम? करते हैं
द रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट होता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का। ओके इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होती हैं? दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं आपस में। और ये कौन मेंटेन करता है? जिला परिषद। जिला परिषद के थ्रू इसको कंस्ट्रक्टर मेंटेन कराया जाता है। ओके तो नेक्स्ट हमारा आता है अदर रोड्स। अदर रोड्स हमें क्या बताता है? रूरल रोड्स जो कि विलेजेस की रोड्स होती हैं वो लिंक करती हैं रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स। उनको टाउन्स या फिर सिटीज़ के साथ लिंक करती हैं। आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी, वो आती हैं अदर रोड्स के अंदर। एंड दीज रोड्स रिसीव्ड स्पेशल इम्पीचेस अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। एक स्कीम बनाई गई थी जहाँ पे जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जहाँ पे ये किस लिए शुरू करी गई थी? ताकि जो रूरल एरियाज़ विलेजेस एरियाज़ थे उनको हम टाउन सिटीज़ के साथ आपस में लिंक कर सकें, उनके बीच में हम जो रोड्स वगैरह हैं वो कंस्ट्रक्ट करा सकें। एंड दीज रोड्स एंड अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजन आर मेड सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज़ लिंक टू अ मेजर टाउन। जो ये स्कीम है एक स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया था हर विलेज को, ताकि जो लिंक कर सके वो हर टाउन का, जो भी कंट्री में जितने भी टाउन है, बाय ऑल सीजन मोटरेबल रोड। ऐसा नहीं है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बारिश के मौसम में रोड्स ख़राब हो जाती हैं या फिर हैवी व्हीकल्स की वजह से रोड्स ख़राब हो जाती हैं, तो क्या किया गया कि हर सीज़न के लिए उनके लिए ऐसी रोड प्रोवाइड करी गई कि वो लिंक कर सकें आपस में। नेक्स्ट आता है बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स क्या होती हैं कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट कराती हैं और मेंटेन कराती हैं रोड्स को इन द बॉर्डरिंग एरियाज़ एंड इन द बॉर्डरिंग एरियाज़ ऑफ द कंट्री। ये ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1960 में, ताकि वो रोड्स को डेवलप करवा सकें ऑफ अ स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्ट बॉर्डर एरियाज़। जो बॉर्डर एरियाज़ होते हैं जो एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ जिनके बीच में बॉर्डर्स होते हैं, जोड़ते हैं आपस में, वो वाली हाईवेज या फिर रोड्स। एंड दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफ़िकल्ट टेरेन एंड हैव हेल्प्ड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज़। जो इन एरियाज़ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट था उसके लिए भी इसने काफ़ी हेल्प की। तो बॉर्डर रोड्स सिंपली क्या थे? जो ऑर्गेनाइजेशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट करा गया था ताकि जो मेंटेनेंस है रोड्स का बॉर्डर एरियाज़ का उसको मेंटेन करवा सकें। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी क्या होता है? वी हैव डिफाइंड रोड डेंसिटी एज द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर ऑफ किलोमीटर। कितना लेंथ बताया गया है? पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है रोड का वो यूनिफॉर्म नहीं है। ये नहीं है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया गया वो एक जैसा ही रहेगा। तो डेंसिटी ऑफ ऑल रोड्स वेरी फ्रॉम ओनली 12.14 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर टू 517 किलोमीटर इन केरला। तो यहाँ पे इसका नेशनल एवरेज कितना है? 142.68 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इन्होंने एक एवरेज बताया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर से लेके केरला तक के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितना है। इसमें जो रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है इंडिया में, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है रोड ट्रांसपोर्टेशन में भी। ऐसा नहीं है कि अगर सक्सेसफुल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर्स, कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, कितने पैसेंजर्स हैं, और जो रोड नेटवर्क है वो इनएडिक्वेट है। हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड एंड दिस लिमिट्स देयर यूसेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कुछ रोड्स क्या होती हैं? अनमेटल्ड होती हैं, जिसकी वजह से उनका जो यूसेज होता है वो लिमिटेड हो जाता है रेनी सीजन्स के टाइम पे। एंड
the national highways are inadequate too. Moreover, the roads are highly congested in cities and most of the bridges are culverts and old and narrow. कुछ रोडवेज कैसी हैं, काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है, जैसे हमें दिल्ली में देखने को मिलता है। जब भी हम जाते हैं हर टाइम क्या रहता है, जाम ही रहता है वहाँ पे। तो वो क्या हो जाता है, कुछ एरियाज़ ऐसे हो जाता है बहुत कंजेस्टेड से, भीड़े भीड़े सी गलियाँ होती हैं वहाँ, वो क्या होती है काफ़ी पुरानी होती है। और अब आजकल क्या है कि व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो गया है और ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ये रोड डेंसिटी की वजह से ही है कि जितना रोड्स को बिल्ड किया गया है उस हिसाब से क्या होता जा रहा है, व्हीकल्स भी बढ़ती जा रही हैं। तो ये सारा जो आपका टॉपिक था आज वाला, ये रोडवेज से रिलेटेड था कि जो रोडवेज है लैंड में, हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है रोडवेज का, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट, सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। ठीक है, कल हम अपना टॉपिक करेंगे रेलवेज़ और पाइपलाइंस वाला। उसके बाद हम अपना कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।